नमस्कार दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ में जहां पर आपको मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स के बारे में आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स देने की पूरी मैं आपको वीडियो के जरिए आपको प्रोवाइड कराता हूं। इससे क्या फायदा होता है कि हमारे जुडिशियल एग्जाम्स के अंदर एग्जामिनर हमसे जो कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछने वाला होता है ना लेटेस्ट जजमेंट्स के रिगार्डिंग, तो वो हमारे को ये जजमेंट्स हमारे को बहुत ज्यादा फायदे पहुंचाते हैं। लेटेस्ट जजमेंट है और मैं अगर अपना आंसर लिख रहा हूँ मेंस के अंदर, तो ये जजमेंट्स को अगर मैं रेफर करूंगा मेरा आंसर बहुत ज्यादा क्रीम बनता है। एग्जामिनर के नजर में मेरा एक आंसर बहुत एप्रोप्रिएट एंड एक लेटेस्ट कंटेक्स्ट के अंदर बनाया जाता है। तो ये जजमेंट्स की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचा पाऊं, लेटेस्ट जजमेंट्स लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचा पाऊं। तो एक और जजमेंट है हमारा सीपीसी के रिगार्डिंग, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के रिगार्डिंग। केस का नाम है आसमा लतीफ वर्सेस शबीर अहमद 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस केस के अंदर हमारे को एक चीज को क्लैरिफाई करा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि अगर मैं प्लेंटिफ होता हूं तो मैं कौन हुआ? प्लेंटिफ। क्या करने के लिए? सूट फाइल करने के लिए। तो जो व्यक्ति सूट फाइल करता है वो हमारा माना जाता है प्लेंटिफ। अब मैं किसके खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ तो सूट फाइल करूंगा ना, तो जिसके खिलाफ सूट फाइल करता हूं तो उसको बोले जाते हैं डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट क्या होता है? अपने आप को डिफेंड करता है कोर्ट के अंदर कि साहब मैं सच्चा आदमी हूं, ये झूठा आदमी है। ठीक है, सीधी सी बात है। अब जो प्लेंटिफ होता है वो कोर्ट में क्या फाइल करता है? प्लेन फाइल करता है। अब जो डिफेंडेंट होता है वो कोर्ट में क्या फाइल करता है? रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। ठीक है, अपनी एक तरीके से मन की बात कि जैसा साहब मेरे पार्ट पे ये सच्ची बात है, डिफेंडेंट बोलेगा जैसा साहब मेरे पार्ट पे ये सच्ची बात है, अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करके या प्लेंटिफ अपनी प्लेन फाइल करके। सीधी सी बात है। बट मुद्दे वाली बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने क्या आई कि मान लेते हैं कि प्लेंटिफ ने अपनी प्लेन फाइल कर दी, अपने कंटेक्स्ट के अंदर जो जो उसके मुताबिक बात है सच्ची सच्ची सिविल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग प्लेंटिफ ने सूट फाइल करके अपना कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर दिया सिविल कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब बारी किसकी आएगी? अब बारी आएगी डिफेंडेंट की अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। जैसा आप दोनों बातों को सुनने के बाद ही तो एक कंक्लूजन पे आएंगे ना कि केस में दम है या नहीं है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसके फेवर में जजमेंट देना चाहिए किसके फेवर में जजमेंट नहीं देना चाहिए। सीधी सी बात है। बट ट्विस्ट क्या आया? डिफेंडेंट भाई ने हमारे रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल नहीं करी है। कोर्ट ने क्या होता है, अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करते हो तो कोर्ट आपको माफ कर देता है, चल कोई बात नहीं थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं। वो भी टाइम अगर आप ब्रीच कर देते हो, उस जो कोर्ट ने आपको टाइम फिक्स करा गया है, कोर्ट ने जितना टाइम आपको परमिट करा हुआ है अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, उस टाइम को अगर आप ब्रीच कर देते हो तब ये गलत हो जाता है। तब इस केस में यहां पे हमारा पिक्चर में आज क्या आता है? ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 10। ऑर्डर नंबर 8 किस बारे में है? हमारा रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। ऑर्डर नंबर 6 प्लीडिंग्स के लिए, ऑर्डर नंबर 7 प्लेंट के लिए, ऑर्डर नंबर 8 रिटर्न स्टेटमेंट के लिए है। ठीक है, अब ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 10 यहां पे पिक्चर में आ जाता है। ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 10 क्या कहता है कि भाई जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए टाइम दिया गया था डिफेंडेंट को कि इस टाइम के अंदर अंदर आपको अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है, देन उस केस में आप नहीं करते हो तो कोर्ट आपसे गुस्सा हो जाएगा। कोर्ट या तो आपके खिलाफ जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा या कोर्ट एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, इतनी सी बात बोल रखी है। लेकिन यहां पे क्या हुआ था? प्लेंटिफ जो है यहां पे बोलने लगा देखो जैसा रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करी डिफेंडेंट ने, आप मेरे फेवर में जजमेंट प्रोनाउंस कर दो कि मैं सच्चा आदमी हूं, मैंने तो आपके सामने प्लेन फाइल कर दी ना टाइम के दौरान। तब यहां पे क्वेश्चन आया कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पर प्लेंटिफ ने अपनी प्लेन फाइल कर दी और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करी है, तो क्या कोर्ट प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट दे देगा? द आंसर इज नो। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करा, ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 10 सीधा है, बिल्कुल क्लियर बात करता है कि यहां पे कोर्ट जो है डिफेंडेंट के खिलाफ जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, पहली बात, या फिर कोर्ट एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी करेगा। एप्रोप्रिएट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? यहां पे लिखा हुआ है ना कि कोर्ट में आइदर प्रोनाउंस द जजमेंट और वर्ड यूज करा हुआ है, और पास एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर, पास एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको इस चीज को क्लैरिफाई कर देता हूं कि यहां पे हमारा एक प्लेंटिफ है, हमारा एक यहां पे डिफेंडेंट है। ठीक है, प्लेंटिफ भाई हमारा क्या फाइल करेगा? प्लेंट, इसने प्लेन फाइल कर दी। अब डिफेंडेंट भाई हमारा क्या फाइल करेगा? डब्ल्यूएस, इसने नहीं करी। अब या तो कोर्ट इसके खिलाफ जजमेंट प्रोनाउंस करेगा और प्लेंटिफ को बोलेगा प्लेंटिफ भाई आप अपने लिए एविडेंस लेके आइए, अपने केस को प्रूव करने के लिए एविडेंस लेके आइए कि आप सच्चे आदमी हो। ठीक है, एविडेंस लेके आइए। अगर प्लेंटिफ ये एविडेंस लेकर आ जाता है तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट इसके फेवर में, प्लेंटिफ के फेवर में अपना जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा। इतनी सी बात है। बट यहां पे एविडेंस लाना बहुत जरूरी होता है। यहां पे आप एकदम ये चीज अपना मांग नहीं कर सकते हो कि जैसा आप देखो डिफेंडेंट ने डब्ल्यूएस अपनी फाइल नहीं करी, मेरे फेवर में जजमेंट आप प्रोनाउंस कर दो। कोर्ट कभी ऐसा नहीं करेगा। एविडेंस के बेसिस पे यहां पे कोर्ट प्लेंटिफ के फेवर में केस डालेगा। और एक और बात बताऊं फैक्ट की, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने तो बस इतनी सी बात बोल दी थी कि प्लेंटिफ अगर जजमेंट चाहता है अपने फेवर में तो भाई तेरे को जो है एविडेंसेस को एड्यूस करना पड़ेगा। लिखा हुआ है सारी की सारी चीज। ठीक है, मैं साइड भी हो जाता हूं जैसे कि आप अपना नोट डाउन अच्छे से कर सकोगे। ठीक है जी। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहां पे लिखा था एनी ऑर्डर और एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर मतलब फैक्ट क्या आता है कि डिफेंडेंट ने अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करी टाइम के दौरान, तो कोर्ट क्या कर सकता है कि डिफेंडेंट कुछ अलग तारीख को आ गया, ठीक है, जब टाइम खत्म हो गया रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का, अगली तारीख को आया, उससे अगली तारीख को आ गया, उस केस में कोर्ट अलाउ कर सकता है कि डिफेंडेंट भाई तुम आ तो जाओ कोर्ट में,
ठीक है, प्रोसीडिंग तो देख लो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट तुम्हारे को हम स्ट्राइक आउट करते हैं, हम तुम्हें स्ट्राइक आउट करते हैं फॉर टेकिंग अ पार्ट इन दी पर्टिकुलर प्रोसीडिंग। आप देख के आप देख सकते हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, प्लेंटिफ क्या सबूत लेके आ रहा है क्या सबूत लेके नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह। बस आप इतना सा काम कर सकते हो। आपको कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, नहीं कर सकते। रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है, नहीं कर सकते। जो आपका अधिकार था वो सारे छीन लिए जाएंगे। ठीक है, स्ट्राइक आउट जरूर कर सकता है कोर्ट कि अब यहां पे प्लेंटिफ के पास अपनी जिम्मेदारी है ना, अपने एविडेंसेस लेके आए, तो क्या एविडेंस लेके आ रहा है वो सब ऐसा दर्शक की तरह आप देख सकते हो। ठीक है, बट आप जो अपना वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का आपका अधिकार खत्म हो चुका है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो एनी ऑर्डर, जो ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 10 में लिखा हुआ है ना, तो ये होता है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक आउट कर देना। डिफेंडेंट इज स्ट्राइक आउट ऑफ और फाइलिंग ऑफ देयर रिटर्न स्टेटमेंट। सीधी एंड सिंपल बात। क्लियर है आपको, मेरी बात समझ में आ गई है? चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग अपना राजस्थान जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उन लोगों के लिए मैं अपना माइनर लॉज का 10 सब्जेक्ट्स का पूरा बैच लेकर आ चुका हूं। तो 15 अप्रैल से हमारा बैच शुरू हो जाएगा। एप्लीकेशन जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं करी है, अभी के अभी कर लो, बिल्कुल भी वेट मत करो। ठीक है, और उसमें आपको डिटेल में सारे के सारे माइनर लॉज आपको पढ़ाए जाएंगे। और दूसरा फायदा क्या है, मेजर लॉज की हम रिवीजन अपना जो हमारा चैनल है SLG लॉ क्लासेस, इस पे करा करेंगे। मेजर लॉज की रिवीजन यूट्यूब पे, और हमारे को माइनर लॉज को जो पढ़ाई करनी है एक्चुअल में, रिवीजन नहीं, पूरी पढ़ाई डिटेल में, वो हम अपना पर्टिकुलर 15 अप्रैल से हमारा बैच शुरू हो रहा है, तो वहां पे हम करा करेंगे। तो मिस मत करना। और दूसरी बात, आप लोग अगर मैं आपको डिटेल में दिखाना चाहूं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, राजस्थान जुडिशरी कंप्लीट माइनर लॉ एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल में ये चीज दिखेगी, क्या क्या सब्जेक्ट्स हमारे कवर अप होंगे। लिमिटेशन एक्ट, JJ एक्ट, NI एक्ट, और NI एक्ट पूरा नहीं, चैप्टर नंबर 17 वाला केवल राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट एंड पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, और राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और पुराने लॉज आएंगे, मैंने आपको जैसे अपडेट कर दिया था अपने मेन चैनल के ऊपर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूछा है ना, पुराने लॉ आएंगे, तो थोड़ी सी टेंशन हमारी कम हो जाती है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होगा, क्वेरी होगी, एप्लीकेशन पे जाकर बैच के रिगार्डिंग आप मैसेज कर सकते हो, आपको सारे आपके क्वेरीज सॉल्व कर दी जाएंगी। मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर, साथ में 15 अप्रैल को बैच के अंदर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।